हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9th का पार्ट 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ की लेखिका बचेंद्री पाल जी स्वयं है, जिनकी ये जो है स्वजीवनी के बारे में इन्होंने इस पाठ में लिखने का प्रयास किया है। बचेंद्री पाल का जन्म चमोली जिले में 24 मई 1954 को हुआ था। इनके पिता पढ़ाई का खर्चा भी उठाने के काबिल नहीं थे, यानी बहुत ही गरीब परिवार से थी, परंतु इनमें लगन जो थी उस लगन की वजह से इन्होंने पढ़ाई भी की और बाद में ये पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव इन्हें मिला। बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। इस पाठ में बचेंद्री पाल बताना चाह रही हैं कि किस तरह एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते समय अनेक समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ा और किस तरह से ये कभी डरी और कभी बहादुरी से उन समस्याओं का सामना करा। इस पाठ में बचेंद्री पाल कहती हैं कि एवरेस्ट की चढ़ाई के सफ़र की बात करते हुए कहती हैं कि चढ़ाई करने वाला दल 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू के लिए चल पड़ा था और वहाँ पर वो नामचे बाजार में जब पहुँचे तो शेरपा लैंड का ये एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। यहीं से बचेंद्री पाल ने पहली बार एवरेस्ट को देखा था। इस स्थान को वहाँ के स्थानीय लोग सागर माथा के नाम से भी पुकारते हैं। बचेंद्री पाल को भी यह नाम अच्छा लगा और उन्होंने देखा कि ज़मीन नामचे बाजार से नीचे से देखने पर ऊपर जो है एवरेस्ट की चोटी की तौर गौर से देखा जब इन्होंने तो उन्हें एक बड़ा भारी बर्फ़ का पुल सा दिखाई पड़ा। उसको प्लूम भी कहते हैं और वह एक ध्वज के समान दिखाई पड़ रहा था। लेखिका कहती हैं कि चढ़ाई करने से पहले जब भी ये पर्वतारोही चढ़ाई के लिए जाते हैं तो अग्रिम दल के सदस्य जो होते हैं वे इनसे पहले जाकर पूरी स्थितियों का जायज़ा लेते हैं और रास्तों को साफ करते हैं और उन रास्तों पे झंडियों द्वारा निशान बना देते हैं ताकि इन्हें रास्ते की स्पष्टता मिले। और उसके बाद फिर बेस कैंप एक होता है जो वहाँ पर पर्वतारोहियों की सहायता के लिए सारी चीज़ें रखी गई होती हैं। बहुत सारे लोग उसमें होते हैं और सारी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी, दवाइयाँ, खाने का सामान, ऑक्सीजन, पर्वतारोहण के समय जो भी सामान इस्तेमाल में आता है वो सारा बेस कैंप में होता है और ये वॉकी टॉकी के द्वारा पर्वतारोहियों से जुड़े रहते हैं बेस कैंप के सदस्य। उनका पहला दल जो था 26 मार्च को पेरिस पहुंचा था और उसी समय उन्हें बर्फ़ के खिसकने की बात समाचार पता चला और उनको ये भी पता चला कि पहले जो शेरपा कुली चढ़ रहे थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई मौसम के कारण, तो इसलिए ये थोड़ा सा डर रहे थे। तो नेता कर्नल खुल्लर ने पूछा कि आपको डर लग रहा है, लेकिन ये जो चढ़ाई का है चढ़ाई करना आसान काम नहीं है, कभी कभी तो मौत को भी गले लगाना पड़ता है। इस तरह से बर्फ़ में जब हलचल पैदा होती है तो उसे हिमपात कहते हैं। हिमपात जो है बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं और ये खतरनाक स्थितियाँ भी धारण कर लेती हैं। कभी कभी तो बहुत चौड़ी चौड़ी खाइयाँ बन जाती हैं जिसे हिमविदर भी कहते हैं और बर्फ़ का अपनी जगह से हिलना हिमस्खलन भी कहलाता है। उसके बाद लेखिका कहती हैं कि एक डॉक्टर मीनू मेहता भी उनके साथ थी जिन्होंने जो अस्थाई सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं खाइयों को पार करने के लिए वो कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुलों का बनाना पड़ता है। लट्ठों और रस्सियों के उपयोग से बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांध के और पहले दल के तकनीकी कार्यों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी भी दी जिससे कि हर कदम पर वह सावधानी से चलें और अस्थाई पुलों का निर्माण करने में भी वो लोग
सक्षम बने। इसके बाद वो बताती हैं कि एक दिन उनके बेस कैंप एक दिन उनके वहाँ पर एवरेस्ट में तेंजिंग अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ वहाँ पर आए थे पर्वतारोहियों का हौसला बढ़ाने के लिए। और उन्होंने हर शेरपा से लेकर हर सदस्य से बात की, और जब इनकी बारी आई तो इनसे पूछा तो इन्होंने कहा, मैं एकदम नौसिखिया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तब उन्होंने कहा, इनके कंधे पर हाथ रखते उन्होंने कहा, बचेंद्री पाल तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो चोटी पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। और वो यह भी बताते हैं कि किस तरह से जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी तो उन्हें 7 बार असफल होकर लौटना पड़ा था, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता को देख के वो कहते हैं कि आप एक ही बार में पहुंच जाओगे। बचेंद्री पाल कहती हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह लोसी की बर्फीली सी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू कैंप में थी 15 या 16 मई 1984 को। तब की वो घटना बताती कि वो गहरी नींद सो रही थी। रात के 12:30 बजे उनके सिर के पिछले हिस्से पर एक सख्त चीज़ के टकराने से उनकी नींद अचानक खुल गई और एक जोरदार धमाका भी हुआ। बर्फ़ के पिंड जो थे ठीक कैंप के ऊपर टूट के गिर रहे थे। उसका एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा जो था इनके टेंट पर भी गिरा था, और ये किसी तरह से बर्फ़ में दब गई और बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगी थी। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से बचेंद्री पाल के तंबू का रास्ता साफ किया, बर्फ़ को हटाया, और बचेंद्री पाल चारों तरफ से बर्फ़ में दबी हुई थी, और इनकी बर्फ़ हटाने के बाद इनको वहाँ से निकाला गया। और थोड़ा सा भी असफल हो जाते प्रयास तो मृत्यु भी हो सकती थी। इस तरह से ये कठिन परिस्थितियों का सामना भी इन्होंने कहा। बचेंद्री पाल कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को चोटें आई थी, लेकिन सभी ज़्यादा घायल नहीं हुए थे। और अगली ही सुबह बचेंद्री पाल थर्मस में जूस लेकर अपने सदस्यों के लिए निकल पड़ी थी। तब एक की इनके दल का सदस्य था, वो हैरान हो गया। उसने बोला, तुम्हें भी चोट लगी थी और तुम सुबह सुबह बर्फीली हवा में निकल आई हो। तो इसने कहा, मेरे को चोट उतनी नहीं लगी है और मैं भी अपने साथियों की मदद करना चाहती हूँ। उसके बाद ये अंग दरोजी के साथ निश्चित गति से बचेंद्री पाल चढ़ती गई, कठिनाइयों का सामना करते हुए, और कहीं पर सख्त और कहीं पर भुरभुरी ज़मीन थी। कभी कभी ऐसा लगता था मानो शीशे की चादरें बिछी हों। इस तरह से इन्होंने फावड़े से भी बर्फ़ को काटते हुए आगे निकलते हुए ये लोग चले जा रहे थे, और जो खतरनाक जगह थी उन पर बहुत सोच समझ कर ये अपने पैर रख रहे थे। बचेंद्री पाल कहते 2 घंटे के कम समय में भी ये शिखर पर पहुंच चुके थे। अंग दरोजी ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और हम 2 ही घंटे में यहाँ पहुंच गए, और यही स्थिति अगर रही तो हम जल्दी ही चोटी पर पहुंच जाएंगे। और 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा 2.5 लीटर में इन्होंने काम चलाने का कोशिश किया। कम ऑक्सीजन में चल रहे थे, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे ही अंग दरोजी ने थोड़ा रेगुलेटर का ऑक्सीजन बढ़ाया तो इनको थोड़ी राहत महसूस हुई, और इस तरह से वो आगे बढ़ती चली गई। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वहाँ पर पहुँचने वाली ये पहली भारतीय महिला थी, और वो चोटी इतनी संकीर्ण थी, छोटी थी कि उस पर 2 लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते थे। सबसे पहले इन्होंने वहाँ पर बर्फ़ को हटाकर एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पर ये लोग खड़े हो सकें, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के बाद बचेंद्री पाल जी ने बहुत खुश हुई और उन्हें अपने माता पिता का ध्यान आया। और बचेंद्री पाल कहती हैं, जैसे ही वो उठी उन्होंने हाथ जोड़े और अंग दरोजी को भी आदर से उनका भी स्वागत किया जो इनके साथ गए थे और इन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। बचेंद्री पाल जो है वो कहती हैं, उसके बाद उन्होंने उनको और अंग दरोजी ने कहा, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की है, और वह बहुत प्रसन्न है। कर्नल खुल्लर को जब वॉकी टॉकी के थ्रू ये बात पता चली तो उन्होंने भी इन्हें बधाई देते हुए कहा कि बचेंद्री आज इस प्राप्ति के लिए
मैं तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बोले कि देश को बचेंद्री पाल पर बहुत गर्व है और वह ऐसे संसार में अब जाएगी जो उसके पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा, अर्थात अब वो एक सेलिब्रिटी का रूप धारण कर चुकी थी। इस तरह अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट जैसी चोटी को उन्होंने जाके छुआ और वहाँ पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की और दुर्गा माता के फोटो को बर्फ़ में दबाया और अपना भारतीय झंडा वहाँ पर लहराया। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी। ये बचेंद्री पाल जी का जीवन परिचय था। धन्यवाद, शुभ दिन। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।